कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक जालिम राजा को देखते हैं। एक वक्त ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करा रहा होता है। असल में इसे एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसे जादुई ताकतें दे सकती थी, जिससे ये पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता और ये इस शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। जो मटेरियल राजा ढूंढ रहा था उसका नाम इटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना सकता था जिससे ये अपने अंदर अथाह शक्तियों को हासिल कर सकता था। यहाँ पर मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी खुदाई के दौरान एक मजदूर को वो पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही वो अपना ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने की वजह से उसे बहुत सारी ताकतें मिलने वाली है। इसी बीच हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस राजा का जुल्म नहीं सहना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना है। जब इस बात के बारे में जालिम राजा को पता चलता है तो वो उस लड़के को मारने का हुक्म दे देता है और राजा के हुक्म के अनुसार जैसे ही उस लड़के को मारा जाता है वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे देवता बैठे हुए थे। ये देवता उस बच्चे को कहते हैं कि तुमने उस राजा से लड़ने की हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा। और उस बच्चे से कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रहे हैं जिससे तुम लफ्ज शैतान बोलोगे और हमारे अंदर की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। वो छोटा लड़का ऐसे ही करता है, वो शैतान शब्द बोलता है और सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है। लेकिन जो छोटा लड़का जो शैतान बोलने के बाद बहुत सारी पावरें हासिल कर चुका था, वो वहाँ आकर तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये लड़का इतने गुस्से में होता है कि वहाँ के राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है और यहीं से कहानी आगे चली जाती है 5000 साल बाद। अब हम वर्तमान का समय देखते हैं। अभी के समय भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जो 5000 साल पहले दिखाया गया था, जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से पूरे शहर पर कब्जा किया होता है। इस गैंग ने लोगों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये लोग यहाँ पर लूट मार करते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना। यानी कि ये उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो कि आज से 5000 साल पहले उसी जालिम राजा ने बनवाया था। वो राजा तो उस वक्त मारा गया था, लेकिन उसका ताज आज भी कहीं ना कहीं इसी शहर में दफन है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी उसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में बहुत माहिर है, क्योंकि ये लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की इतिहास के बारे में काफी कुछ जानती है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों के बारे में काफी जानते होते हैं, जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सारी चीजों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। अब ये लड़की एड्रियाना एक सुरंग में जाती है, जहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद उसे वो ताज मिल भी जाता है। जब वो ताज एड्रियाना को मिल जाता है तो तभी एड्रियाना और उसके साथी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी इस्माइल, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी सुरंग में बुला लेता है। उसके गैंग के सभी लोग एड्रियाना की तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें वो क्राउन दे दो। एड्रियाना नीचे देखती है और वहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं। जब एड्रियाना उन शब्दों को पढ़ती है तो उसके मुंह से निकल जाता है शज़ाम। ये शब्द बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे गुंडों को मारने लगता है। ब्लैक एडम उन सबको इतना मारता है कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता और जो इस्माइल था, जो बाकी गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पर मरने का नाटक करता है। इसलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जगाया था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। ब्लैक एडम जैसे ही सुरंग से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए और बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उस पर एक खास हथियार से हमला करते हैं। ये हथियार उसी मटेरियल से बना होता है जिससे वो ताज भी बना था। जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे सच में दर्द होता है। ब्लैक एडम उसे मारने वाले गुंडे की जान तो ले लेता है, मगर उस मिसाइल के लगने से खुद बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इटर्नियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल की वजह से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे को देखता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गुफा में बंद थे, क्योंकि हमारा शहर गुलामी से रह रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हो और आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचा सकते हो। ब्लैक एडम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, मगर अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। फिर हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम यहाँ इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलियन को रोकना होता है और दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई भी परेशानी ना आए और पृथ्वी को भी इससे कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और कहती है कि अगर उसे रोका ना गया तो वो पहले की तरह इस बार भी बहुत तबाही मचाएगा
जाएगा। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाता है और अपनी टीम को इकट्ठी करना शुरू करता है, जिसमें और भी बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल थे और सब मिल के ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ताज अभी भी एड्रियाना के पास ही है। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं, वहाँ पर ब्लैक एडम आकर उन्हें बचाता है और सारे गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और बचे हुए लोगों से ब्लैक एडम अभी लड़ ही रहा होता है कि वहीं पर हॉकमैन की बनाई हुई टीम आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन ब्लैक एडम अभी भी इन सब पर भारी था। वो गैंग के लोग और हॉकमैन की टीम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। हॉकमैन की बनाई हुई टीम एड्रियाना के पास आती है और उसे कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो ब्लैक एडम को पकड़ने में। तो एड्रियाना उन्हें जवाब में कहती है कि तुम सब तब क्यों नहीं आए जब हम सब पर जुल्म हो रहे थे? तुम सबको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जो हम सबकी रक्षा कर रहा है। तो हॉकमैन की टीम एड्रियाना को कहती है कि जिसे तुम अपना हिफाजत करने वाला समझ रही हो वो असल में बहुत खतरनाक है। और वो बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले भी उसी ने हमारे इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और आखिरकार ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सकें, ताकि ये लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें और इनकी लड़ाई खत्म हो सके। तभी उसी वक्त इस्माइल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में चला जाता है ताकि वो ताज वहाँ से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब ढूंढने पर उसे ताज वहाँ पर नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ चालाकी से एड्रियाना का बेटा अपनी माँ को फोन कर देता है और उसे सब कुछ बता देता है कि मुझे इस तरह से किडनैप कर लिया गया है और वो उसे इस्माइल के बारे में भी बता देता है। ये सुन के एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है, इसलिए एड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी से हेल्प मांगती है और उन्हें कहती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं। यहीं पर हॉकमैन उसके गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। उन्हें मारने से पूछने पर पता चलता है कि इस्माइल इस वक्त कहाँ पर है। यहाँ पर पता चलता है कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा है जो कि रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी कि ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो शहर में पूरी तरह से तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ। वो सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो वो ताज मेरे हवाले कर दो। तो एड्रियाना अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो ताज उसे दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी इस्माइल उस पर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से उगता हुआ उस बच्चे के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पर इस्माइल को अपनी रोशनी से जलाकर मुकम्मल तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और इसे बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मारने वाला था तो तभी वो उस जगह से गायब हो गया था। ये चीज देखकर जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया और वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा और हमें इस तरीके से मारा गया कि शायद कोई जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक ना करे। देखते ही देखते मेरी पत्नी वहीं पर मर गई और मैं भी बस मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी, यानी कि अब सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ चुकी थी। और अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी जालिम राजा के लोगों ने हम पर फिर से हमला कर दिया। वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मर गया। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर मैं आग बबूला हो गया और मैंने उस जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, मगर वो शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें काबू में नहीं रख सकता था और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। मेरे ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी और वो शक्तियाँ अब मेरे पास हैं, तो वो देवताएं बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल में नहीं रख पाया और उन्होंने इसलिए मुझे उस सुरंग में बंद कर दिया और मैं कई हजारों सालों तक वहीं पर बंद रहा। जब एड्रियाना ने एक बार आकर मेरा नाम लिया तो मैं दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी एक बार बहुत बड़ी तबाही मची थी और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए। तो वो हॉकमैन को कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी शक्तियों को तुम लोगों को दे देना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शहजान का शब्द बोलता है, जिसके बाद वो अपने पहले शरीर में आ जाता है, यानी कि वो एक आम आदमी बन जाता है जिसके पास अब शक्तियाँ नहीं थी। और जब से ये दोबारा शहजान नहीं बोलेगा ये ब्लैक एडम नहीं बन सकता था। इसलिए वो हॉकमैन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा ये शब्द ना बोल सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ब्लैक एडम बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल की तरह होता है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और नर्क में था। इस्माइल को शुरू से एक बात पता थी कि अगर वो उस ताज की शक्तियों को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसे वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त उसे कोई मारे ताकि वो मर के नर्क में आ जाए और वो नर्क के राजा से यहाँ पर मिल सके जिनसे वो शक्तियाँ
हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि जैसे ही वो रैना के बेटे को मारेगा तो ब्लैक एडम उसे आकर बचाएगा और इस्माइल को मार डालेगा। और उसी वक्त ताज भी उसी के हाथ में था। ये सब बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था और ये सब उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ पर हेल के डीमंस उससे मिलते हैं और उसे अपनी शक्तियां दे देते हैं। अब इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं था, वो अब आग बन चुका होता है। वो इन शक्तियों के साथ दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके मुकाबले के लिए इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन अब इस्माइल काफी शक्तिशाली था, इसलिए ये सब मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए। और तभी जस्टिस सोसाइटी का एक मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं और इस्माइल यानी कि सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं होते। और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं कि सबाक को ब्लैक एडम के अलावा कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए वो यहाँ टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। और वो यहीं से उसकी काफी सहायता भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। ब्लैक एडम वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है। वो पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा सेजाम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम की पावर्स फिर से मिल जाती हैं और वो बगैर वक्त जाया किए सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनकी टीम का एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। और तभी उसी वक्त वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और अब सबाक और ब्लैक एडम की काफी लड़ाई होती है। ये लड़ाई काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाक को हरा सकता था। और कुछ वक्त बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़कर उसके 2 हिस्से कर देता है और उसे पूरी तरह से 2 हिस्सों में फाड़कर उसकी जान ले लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने ही हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। यहाँ पर वो ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो या फिर उनके गार्डियन बनो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें इस शहर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ब्लैक एडम उसे कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ करने को दिल करेगा वो अपनी मर्जी करेगा। और तभी वो औरत कहती है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई भी नहीं रोक सकता और शायद मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि हमारी दुनिया से नहीं है। और अब ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी और वहाँ धुआं ही धुआं होने लगता है और उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। और यहाँ पर सुपरमैन के ऐसा कहते ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।